नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सर्दी खांसी जुकाम की नकली दवा बिकने की खबर तो आए दिन आती रहती है, लेकिन अब लिवर और कैंसर से जुड़ी घातक बीमारियों की नकली दवा भी बाजार में बिक रही है। नकली जीवन रक्षक दवा बेचना किसी की हत्या करना जैसा गंभीर अपराध है। फिलहाल WHO के आगाह करने के बाद अब DCGI ने इसे लेकर राज्यों को अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये नकली दवाएं कितनी घातक हैं, बाजार तक पहुंचती कैसे हैं और इनकी पहचान कैसे की जाए। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक तो जानलेवा बीमारी, ऊपर से महंगा इलाज। मरीज की कमर तो महंगे इलाज से वैसे ही टूट जाती है, मगर जब घातक बीमारी और महंगे इलाज की दवा ही नकली निकल जाए तो समझे मरीज की क्या हालत होगी। दरअसल मौत को दावत देती लिवर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की नकली दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। नकली जीवन रक्षक दवा का कारोबार हत्या जैसा गंभीर अपराध है। फिलहाल WHO ने इसे लेकर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को आगाह किया है। नकली दवा के खतरे को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने मामले में सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है, ताकि ये दवाएं किसी मरीज की मौत की खुराक न बन जाए। पहले मामले को समझते हैं। दरअसल भारत में लिवर की दवा डिफिटेलियो और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एटसेट्रिस इंजेक्शन के 50 मिलीग्राम के कई नकली वर्जन बाजार में मौजूद हैं। इस दवा का इस्तेमाल ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। इस दवा को टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। DCGI ने भारत में एटसेट्रिस के इंपोर्ट, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेकेडा को लाइसेंस दिया है। टेकेडा का कहना है कि मरीज ये दवाएं अधिकृत डिस्ट्रीब्यूशन वाले सोर्स से ही खरीदें। दूसरी नकली दवा लिवर के इलाज से संबंधित है, जिसे लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। डिफिटेलियो नाम की ये दवा उस स्थिति में मरीज को दी जाती है जब उसके लिवर की नसें ब्लॉक हो जाती है और लिवर ठीक से काम नहीं करता है। फिलहाल तो WHO की चेतावनी के बाद हरकत में आए CDSCO ने तत्काल प्रभाव से मार्केट में मौजूद इन दवाओं के सैंपल लेकर न केवल जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है, बल्कि बाजारों में इन दवाओं की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक को भी रडार पर ले लिया है। हालांकि WHO ने बकायदा नकली बिकने वाली इन दवाओं का बैच नंबर के साथ खुलासा किया है। इसे लेकर डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर मरीजों को नकली दवा के प्रति अवेयर करने के लिए कहा गया है, लेकिन सामान्य तौर पर इनकी पहचान मुश्किल होती है। ऐसे में इन दवाओं को अधिकृत और लाइसेंस वाली मेडिकल शॉप से खरीदना बेहतर होता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये नकली दवाइयाँ कहाँ बन रही हैं, कैसे मार्केट में आ रही हैं? इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए। WHO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बिकने वाली दवा में 11% नकली होती है। वही हर साल करीब 10 लाख लोगों की नकली दवा के सेवन के चलते मौत हो जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की माने तो हर साल नकली दवा के चलते 2.5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन चिंता अब इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि जानलेवा बीमारियों की नकली दवा भी बाजार में पैर जमा चुकी है, जो देश के हेल्थ सिस्टम के लिए भी घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों से आपका करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर सुनीला गर्ग, प्रेसिडेंट है IAPSM, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग मैम आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है डॉक्टर विरंची शाह, प्रेसिडेंट है IDMA के, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर शाह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ है डॉक्टर गोपाल दाबड़े, प्रेसिडेंट है ड्रग एक्शन फोरम, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दाबड़े आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गर्ग, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा मैम। हमारे देश के भीतर तो ये बहस चल ही रही थी कि कैंसर जैसी लाइफ सेविंग ड्रग्स नकली मिल रही हैं। पिछले साल एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था दिल्ली पुलिस ने, और उस वक्त हमने आपसे चर्चा भी की थी। ऐसा लग रहा था कि इस तरह की जब रैकेट्स आते हैं तो हम मुस्तैदी से उनका भंडाफोड़ भी समय रहते कर देते हैं, लेकिन WHO के ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि काम अभी बाकी है मैम। डेफिनेटली, बेसिकली हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 in 10 ड्रग्स इज फाल्सिफाइड ड्रग्स, यानी कि दे आर फेक ड्रग्स। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम केवल ड्रग की नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और गवर्नेंस, सभी चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सो
प्राइमरली क्योंकि और एक चीज ये भी है कि एक तो ध्यान रखना है और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, यानी कि जो WHO की रिपोर्ट आई है वो 100 हमारे लगभग पेपर्स हैं जिसपे बेस्ड है। उन्होंने प्राइमरली देखा है कि हमारी अंडर रिपोर्टिंग भी काफी कॉमन है। सो जब हम बात करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हैं, चाहे वो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं, चाहे वो लिवर रिलेटेड ड्रग्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों की प्रॉपरली मॉनिटरिंग किया जाए। और इसमें हमारे CDSCO और DCGI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रेगुलेशन हम तभी जागते हैं क्योंकि जब हमें बेसिकली पता चलता है। आई थिंक इसका सर्वेलेंस ऑन ए रेगुलर बेसिस होना चाहिए सभी दवाइयों का। एंड दवाइयां जो है प्रॉपरली फ्रॉम जो हम परचेज करते हैं उसका भी एक्चुअली जब हम मार्केट में दवाइयां आती हैं तो ऑलरेडी इसका क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जरूर है कि जब WHO हमें चेतावनी देता है उससे पहले ये बहुत नेसेसरी है कि हम अपने देश के लेवल पे ही DCGI रेगुलरली राज्यों से रिपोर्ट मंगाए, और ताकि हम सतर्क रहें कि किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर शाह, ये कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि सर देखिए, इस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे फार्मा की किसी भी तरह की रेपुटेशन पर कोई ख़राब हो। हम वर्ल्ड ऑफिशियल फार्मेसी बन चुके हैं, हमें और आगे बढ़ना है। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जो गंदगी है, उसकी हम सफाई कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतनी सारी निगरानी तंत्र के बावजूद, इतने सारे मुस्तैदियों के बावजूद, ये नकली दवाएं आखिर ये सर, ये विंडो कहाँ है? ये कहाँ से आ जाती हैं ये दवाएं? नमस्ते दीपक जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने IDMA को और मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया है। एक मैं और बात आपके दर्शकों के लिए क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में बनी नहीं है। ये जो एडवाइजरी DCGI की ऑफिस से इशू की गई है, ये WHO की एक एडवाइजरी पे बेस्ड है, और ये WHO की एडवाइजरी यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के लिए है। ये माना जा रहा है कि शायद टर्की में या कहीं और जगह पे कुछ प्रोडक्ट्स का जो नकली दवाई है वो बनाई गई है, और वहां से ये शायद इंडिया में और टर्की में और काफी और देशों में, 4 से 5 देशों में या उससे भी ज्यादा देशों में इसका कहीं ना कहीं सप्लाई हुआ है। ऐसा इसकी एक आशंका है। इस आशंका के बेसिस पे WHO ने एक एडवाइजरी जारी की है, और इस एडवाइजरी के बेसिस पे हमारी DCGI ऑफिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर ये बैच नंबर्स कहीं पर पाए जाते हैं तो इसको यूज ना किया जाए, और इसको पूरा तंत्र उसको मॉनिटर कर रहा है। तो पहले तो एक आपको मैं आश्वासित कर रहा हूं, ये इंडिया में नहीं बनी है। जहां तक अभी तक का जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये कहीं टर्की या किसी और देश में बनी और ग्लोबल सप्लाई चेन में गई। एक बात ये हो गई। भारत में कोई भी इंपोर्टेड दवाई आने के लिए एक प्रक्रिया है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, जिसमें वो दवा को यहाँ इंडिया में DCGI ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ता है DCGI के रेगुलेशंस के मुताबिक, और नोटिफाइड पोर्ट से ये इंपोर्ट हो सकता है। और हर बार जब ये इंपोर्ट होता है तो उसका एक स्क्रीनिंग, उसका टेस्टिंग और उसका मॉनिटरिंग होता है। तो ये माना जा सकता है कि अभी जो ये एडवाइजरी है वो एक प्रिकॉशन के लिए है कि यदि वो कहीं भी सप्लाई चेन में हो तो पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट सब अलर्ट हो कि अगर ये कहीं पाई जाती है तो उसको स्टॉप करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर भी ये है यहाँ पर, तो आप अगर वो WHO की एडवाइजरी भी आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि कहीं अनरजिस्टर्ड, अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन से ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से यहाँ जो लर्निंग है सबके लिए है कि पेशेंट्स को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पर भी जो अपनी मेडिसिन बाय कर रहे हैं वो अनलाइसेंस्ड या अनरेगुलेटेड सोर्सेज से ना ले। शायद वहां डिस्काउंट ज्यादा मिल पाए जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। इस केस में ये बताया जा रहा है कि जो पर्टिकुलर दवाएं हैं जिनको कहा जा रहा है, जो लिवर मेडिसिन डेफिटालियो है और जो दूसरी हैं, इनके फॉल्सिफाइड वर्जन्स जो हैं ये पैक हुए हैं UK और आयरलैंड में। जो जेन्युइन ड्रग्स हैं वो पैक्ड होती हैं जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में, ये हुई हैं UK और आयरलैंड में, और टर्की और इंडिया में इनको मार्केटिंग का ऑथराइजेशन नहीं है। तो ये कैटेगोरिकली जो बात कही गई है
वो इसमें ये है। तो देखिए ये तो इम्पोर्टेड स्टफ है ये, लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। अभी 1 साल भर भी नहीं हुआ है जब हमने 8 से 10 करोड़ रुपए की नकली कैंसर की दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया था। और डॉक्टर शाह, मैं आऊँगा इस पर भी आपके पास, क्योंकि उस समय विदेशी कंपनियों के साथ साथ जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनकी भी फॉल्सिफाइड, उनकी भी हमने एक काउंटरफीट रैकेट को पकड़ा था। तो क्या वो चिंताएं दूर हो गई हैं या सिर्फ इम्पोर्टेड मेडिसिन पे? मैं आऊँगा उस पर, लेकिन दाभाडे सर मैं आपके पास आऊँगा। डॉक्टर दाभाडे, ये कितना बड़ा एक थ्रेट है सर, इस तरह से लीकेजेस होना, हमारे यहाँ आ जाना। एक जब समूचा तंत्र काम कर रहा है, उसके बाद WHO हमें बता रहा है कि आपके यहाँ ये नकली पहुँचा है। हमारे पास वो निगरानी तंत्र की या हमारे पास वो फिल्टर्ड नहीं है क्या प्रॉपर, जो हम चेक कर पा रहे हैं कि इसमें रजिस्टर्ड सेल्फ लाइफ फेक है, इसमें एक्सपायरी डेट फेक है? सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे विचार आपके सामने रखने के लिए मुझे इस चैनल में बुलाया है। स्वागत सर। जैसे कि अभी पिछले पैनलिस्ट जो ईडमा के थे उन्होंने बताया, मैं उनसे सहमत हूं कि ये दवा कहाँ बने हैं हमें अभी ठीक से नहीं मालूम, इसको अभी तहकीकात करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि शायद ये दोनों दवाएं जो हैं ऑनलाइन खरीदी गई हैं, तो ये उसमें जो है वो एक्सपायरी डेट ठीक नहीं है। और ये उसमें 2 ड्रग कंपनी के नाम उल्लेख हैं, एक तो है तकेडा जो कि जापानीज़ है और दूसरा है जेंटियम SRI जो इटली के हैं। तो ये हमें मालूम नहीं है अभी तक कि ये वही बने हैं या कहीं और भी बने हैं। तो ये सारा मामला जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, और जब तक ये सच पता नहीं चलेगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। ये जो है ये ग्लोबल ड्रग मार्केट है, तो ये तो एक अंडरवर्ल्ड ग्लोबल ड्रग मार्केट हो गया, जिसके तहत हमें ये हमारे CDS को ने भी हमको चेतावनी दी है, WHO ने भी चेतावनी दी है, और ये कहा है कि जो ग्राहक हैं जब इसको खरीदें ये देख लें, ये तय कर लें कि वो ओरिजिनल है या नहीं तो वो दवा जो है वो काम नहीं करेगा, और उसके जो पैसे हैं शायद आप 10 पैसे या 20 पैसे बचाने के लिए उसकी जान भी गंवा सकते हैं। तो इसकी निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया भर के 3-4 देशों में पाए गए हैं, तो इसलिए WHO ने इसको हमको एक गाइडलाइन दिया है, एक वार्निंग और गाइडलाइन दिया है। ये हमारे ड्रग कंट्रोल, हमारे देश के ड्रग कंट्रोल ने भी इसको सहमत है इससे। तो ये जो है ये शायद ऑनलाइन खरीदी गई हैं। तो ये ऑनलाइन खरीदी की जो है ये जो दोनों दवाएं हैं ये हमारे देश में मतलब अलाउड नहीं है अभी के अनुसार। तो ये मार्केटिंग ऑथराइजेशन नहीं है सर, अभी रिएक्शन हो रहा है। एडसेट्रिस इंजेक्शन 50 mg और दूसरा जिसका हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र भी किया था डेफिटालियो, इन दोनों की मार्केटिंग ऑथराइजेशन नहीं है इंडिया और टर्की में। और आप सही कह रहे हैं, ये किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया हो ऐसा नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में आई हैं ये अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन्स के थ्रू आई हैं। मेरा सवाल यही है कि हमारे देश में अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन से इतनी महत्वपूर्ण लाखों की दवाएं नकली रूप में बिक रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, हमें कानो कान खबर नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक बड़ा सवाल है। WHO जब कह रहा है, जब उनको पूरी सप्लाई चेन में घाल में नजर आया, उनको पता चला कि कम से कम 8 ऐसे डिफरेंट बैचेस हैं जो फॉल्सिफाइड प्रोडक्शन इन सर्कुलेशन है, तब जाके वो हमें बताते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम कहाँ हैं, हमारी निगरानी कहाँ है। ये थोड़ा सा इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। आप देखते रहिए, आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लिवर और कैंसर से जुड़ी कुछ दवाएं भारत में
फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट्स के रूप में हैं, इन सर्कुलेशन है, और इसको लेकर डब्ल्यूएचओ ने भारतीय रेगुलेटर को आगाह किया है और भारतीय रेगुलेटर ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर सतर्क रहने को कहा है। हमारी भी यही अपील कि ये जो 2 दवाएं बताई गई हैं, एडसेट्रिस इंजेक्शन 50 mg और इसके अलावा जो दूसरी दवा है इसको लेकर खास तौर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको डेफिटेलियो इससे आपको इसके कंजम्पशन से आप ठीक नहीं होंगे, उल्टा बीमार पड़ सकते हैं और स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। डॉक्टर गर्ग, मैं बार बार इसी पर एम्फसाइज करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि नकली उत्पादों से या नकली या सब स्टैंडर्ड दवाओं से भारतीय बाजार ने मुक्ति पाली है। इसके खिलाफ लगातार सतर्कता जारी है। हम लोगों ने भी समय समय पर ये सवाल उठाए हैं और इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने भी पिछली बार भी हमने देखा था कि हिमाचल से इस बात की शुरुआत की थी कि कहीं कोई नकली दवाई बनाने की चीज़ें ना रह जाएं, तो इसके लिए लगातार काम चल रहा है। इसमें तो सरकार की तारीफ भी करनी होगी कि लगातार इसकी सफाई का काम चल रहा है। लेकिन ये जो अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन्स की बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी दवा मैम अगर कहीं बाहर हम भेजते हैं तो इतनी बारीक स्क्रूटनी से वो गुजरती हैं कि हमारे खाने पीने के सामान तक को वापस भेज दिया जाता है और उस पर नाना प्रकार की लानाएं लगा दी जाती हैं। अब हमारे यहाँ ये सब इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है, तो क्या हमारे यहाँ इंपोर्ट में जो निगरानी होनी चाहिए मैम, उसमें कोई कमी हो रही है या क्या कहेंगे आप मैम? डेफिनेटली मैं जरूर कहना चाहूंगी दीपक जी, आपने आज जो मुद्दा उठाया बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर हम देखें 2013 से जब से डब्ल्यूएचओ ने सर्विलेंस मैकेनिज्म बनाया है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। और उसमें जब 1500 के करीब रिपोर्ट्स आई हैं ऑफ बेसिकली सब स्टैंडर्ड और फाल्सिफाइड प्रोडक्ट्स, तो मैं कहना चाहूंगी जिसमें कि हमारे एंटीबायोटिक्स भी हैं, एंटी मलेरियल्स भी हैं, और उसमें दवाइयां हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दवाइयां हम इंपोर्ट भी करती हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर लेवल टू द सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो बेसिकली अभी हमें ये भी पता है कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस हर लेवल पे हो रही हैं, राइट एट इंपोर्ट लेवल ऑल्सो, तो होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड ऑल दैट। हालांकि इंडिया में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं जरूर कहूंगी कि काफी हमारे क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सुधार आया है, परंतु इसमें वो जैसे कि हम कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसको हमें रेगुलरली मॉनिटरिंग करना चाहिए। और ये हमारे लिए कोई वो बेसिकली ये विषय जो मैं कहूंगी कि वो नहीं है कि खराब की हम अगर डिटेक्ट करते हैं और अगर हम रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये विश्व भर का मुद्दा है प्राइमरली, क्योंकि वर्ल्ड ओवर दवाइयां हमारी बनती हैं, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। जहां तक इंडिया का सवाल है, मैं जरूर कहूंगी कि हमें अपनी कंट्री में सभी स्टेट्स में स्ट्रिक्ट निगरानी रखनी चाहिए एट ऑल लेवल्स, ताकि लोगों को स्टैंडर्ड दवाइयां मिल सके। और पब्लिक में जागरूकता बहुत जरूरी है कि सस्ती दवाइयों के पीछे ना जाए, स्टैंडर्ड ड्रग्स लें। और बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल आम जनता को कैसे पता चलेगा? आम जनता को हम यही बता सकते हैं कि बेसिकली क्वालिटी ड्रग्स लेने के लिए आप पैसा तो अपनी जगह है ही है, और सरकार हमारी अंडर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की जितनी योजनाएं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी मील तक सस्ती दवाइयां लोगों तक पहुंचा सके, परंतु क्वालिटी ड्रग्स होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट लेवल पे भी, जैसे कि आपने सवाल उठाया, कि हमारी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए और सभी लेवल पे, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने भी 550 के करीब रेगुलेटर्स को ट्रेन किया है। केवल ट्रेनिंग की आवश्यक नहीं है, परंतु जरूरी है कि उसका राइट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं जरूर कहूंगी एट ऑल लेवल्स हमें क्वालिटी को मॉनिटर करना है। एब्सोल्युटली। ये इतना बड़ा टास्क है क्या डॉक्टर शाह? ये मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा, हमारे यहाँ मार्केट साइज़ बड़ा है, क्या इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है कि हम एक साथ निगरानी नहीं कर सकते सर? क्योंकि हमें 2 फ्रंट पे लड़ना है। एक तो ये वाला क्लासिक केस है सर, जिसमें बाहर से दवाइयाँ आ रही हैं, बाहर से अलर्ट आ रहे हैं और फिर हम अपनी सूचना तंत्र को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। और एक वो तंत्र भी है सर जिससे हमें अपने घर के अंदर लड़ना है, जिस पर लगातार छापेमारी होती है, सीज होते हैं, करोड़ों की नकली दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं। तो कैसे लड़ा जाए इनसे? क्योंकि मैं दोनों का क्योंकि उसका सॉल्यूशन दोनों अलग है, तो मैं दोनों का अलग जवाब देता हूँ। एक तो ये जो अभी हम 2 स्पेसिफिक इंसिडेंसेस की बात कर रहे हैं,
इसमें आपने देखा होगा कि ये जो ड्रग्स है वो इंडिया में उनके मार्केट ऑथराइजेशन नहीं है, मींस इन्होंने इंडिया में मार्केट ऑफिशियली ये नहीं कर रहे हैं, तो शायद अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर चैनल से अवेलेबल नहीं है, तो पेशेंट कहीं ना कहीं से उसको ट्रीटमेंट के लिए ढूंढ के निकाल लेते हैं और इसमें ऐसी मेडिसिन सप्लाई चेन में आ जाती है, या सस्ती लेने के लिए या ऑनलाइन लेने में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह की जो मेडिसिन आती है इंडिया में नहीं, किसी भी देश में यूजुअली ये बैगेजेस में आती है, ड्रॉप शिपिंग जैसे छोटे से कुरियर्स में आती है। तो ये पूरा ये जैसे मैडम ने बताया ना कि ये एक पूरा लॉ एंड ऑर्डर, यानी वो एक पूरा एक चेन होता है ये करने के लिए। तो इसमें डेफिनेटली निगरानी है भारत की, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल चैनल से लाने के लिए सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं वहां जाने का। तो ये इसे स्टॉप करना चाहिए, और इसीलिए आप डीसीजीआई का अगर एडवाइजरी भी देखेंगे तो इन्होंने डॉक्टर्स, पेशेंट सबके लिए एक एडवाइजरी दी है कि ये बैच नंबर्स ना यूज किया जाए। तो इसको तो हमें हर जगह पे चौकन्ना रह के आइडेंटिफाई करना, इससे कोई और सॉल्यूशन नहीं है। जहां तक आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया कि जो मेडिसिन इंडिया में बन रही है और या तो कहीं ऐसे ब्लैक शिप्स इंडिया के अंदर है जो कोई नकली दवाई बना के लेके बेचते हैं, तो पहले इसमें सर आपने समझना चाहिए कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में नकली दवाई बनाने के लिए 7 साल से लेके उम्र के तक की ऑलरेडी जुगवाई है, देयर इज ए प्रोविजन फॉर इट, और जो लोग पकड़े जाते हैं उसको ट्राई किया जाता है। अभी ये डिटरेंस भी अगर नहीं है तो एक और अभी एक नया स्टेप जो सीडीएसईओ ने ड्रग का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे लिया है कि फर्स्ट 300 ब्रांड्स पे क्यूआर कोडिंग का एक इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो अगस्त के बाद मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को आपको कुछ न एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, जिससे अगर कोई नकली दवाई ये 300 ब्रांड्स में करता है तो वो क्यूआर कोड से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो शायद और काफी प्रोडक्ट्स में भी ये क्यूआर कोड आए। मॉनिटरिंग, अभी मैंने एक पार्लियामेंट का क्वेश्चन पढ़ा था, शायद इंडिया में 1 लाख से ज्यादा सैंपल्स नेशनली ड्रॉ किए जाते हैं स्टेट और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, और उनका टेस्टिंग होता है हर साल अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से ज्यादा है, मुझे अभी परफेक्ट नंबर याद नहीं है। तो 1 लाख से ज्यादा हम सैंपल्स लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन होता है। मेरे ख्याल से जितना ह्यूमनली पॉसिबल है कर रहे हैं। लॉ भी अभी अपग्रेड हो रहा है। हमने सुना है जो शेड्यूल एम है, जो जीएमपी का मैन्युफैक्चरिंग कोड है, उसे भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो सबस्टैंडर्ड मेडिसिन हो या स्प्यूरियस मेडिसिन हो, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, सब स्टेक होल्डर्स इसके लिए बहुत ही सीरियस है इस इशू के लिए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ आवर इमेज। जब हम कह रहे हैं कि हम वर्ड फार्मेसी है तो ये इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी ज्यादा इसमें सख्ती हो उतना ज्यादा अच्छा। डॉक्टर दाभाडे, क्विक रिमार्क्स है। WHO की एक संस्था है, इंटरनेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एंटी काउंटरफीट टास्क फोर्स, इम्पैक्ट टास्क फोर्स जिसे कहा जाता है। हमारे यहाँ जो काम हो रहा है क्या वो पर्याप्त है या इसी तरह की एक टास्क फोर्स अलग से बनानी पड़ेगी सर? अच्छा, ये जो मुद्दा है, ये जो 2 दवाइयों का है, ये तो अंडरवर्ल्ड का मामला है। तो ये जो गवर्नेंस के अंदर जो अभी आप बात कर रहे हैं हमारे देश में ड्रग रेगुलेशन के लिए, उसके लिए 3 चीजें को मैं बताना चाहता हूँ अभी कि हमारे देश में इतने सारे इरेशनल कॉम्बिनेशंस हैं, अनावश्यक अवैज्ञानिक कॉम्बिनेशंस हैं, उनको निकालना चाहिए पहले। और दूसरी बात यह है कि हमारे मार्केट में ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनका जो संख्या है वो बहुत कम है। वो इतना रेगुलेशन नहीं कर पाते। उनको ड्रग रेगुलेटर्स को ज्यादा से एम्प्लॉय करना चाहिए। और तीसरा और एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपने 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बोली सर। मुझे लगता है कि ये क्रक्स है आज के, ये तीनों अगर सॉल्यूशंस पे हमने काम किया, एक तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन बिल्कुल ना हो, जहां पर पर्याप्त जरूरी है वहां पर हो। दूसरा जो वर्कफोर्स है लगा हुआ वो ज्यादा वृहद हो, वो ज़्यादा एम्पावर्ड हो। ये इस तरह के जो आइडियाज़ हैं इनको हर तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि नकली दवाओं के जाल से मिले एक आम आदमी को मुक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर दाभाडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।